हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट 3। तो पार्ट 3 पढ़ रहे हैं हम, इसमें आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो अभी तक हमने कितना कंप्लीट कर लिया है? चैप्टर का ओवरव्यू देखा था, फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में ओवरव्यू देखा था। ओके, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम और रिजर्वेशन जो दिया गया था 27% मंडल कमीशन की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें देखी थी। डिसीजन मेकर्स के बारे में देखा था, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट के बारे में, है ना। इसके बाद में हमने पढ़ा था नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें देखी थी। पार्लियामेंट के बारे में हमने पढ़ा, लोकसभा, राज्यसभा और इनकी पावर्स के बारे में भी देखा, है ना। फिर हमने देखा टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और इनकी पावर्स देखी थी, है ना। फिर हमने देखा था लोकसभा की वर्किंग के बारे में, है ना। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देखे थे, है ना। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी देखे हमने, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, है ना। फिर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा, किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट जो है अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, है ना। अब हम देखेंगे पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के बारे में। हमारे संविधान में ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा है कि जो पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, बट जो है मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, मतलब कि रिलेशनशिप हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे संविधान में। बट जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, इनके पास में बहुत सारी पावर्स होती हैं। ये जो है कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करते हैं, है ना। कैबिनेट जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं उनकी मीटिंग को ये चेयर करते हैं। ये जो है साथ में काम करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके, डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ में, सबको साथ में लेकर के चलने की बात होती है यहाँ पर, है ना। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइम मिनिस्टर की। इनके जो डिसीजंस होते हैं, इनके डिसीजन फाइनल होते हैं। हम्म, और अगर कुछ डिसएग्रीमेंट होता है डिपार्टमेंट के बीच में भी, तो इनके डिसीजन जो होते हैं फाइनल डिसीजन हो लेते हैं ये, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, ये इनके पास में जो है जनरल सुपरविजन होता है, सारी मिनिस्ट्रीज को सुपरवाइज भी करते हैं। ये जो है मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर इनके कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि इन्हीं की एडवाइस पे तो मिनिस्टर बनाया गया है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी थी कि इस इंसान को मिनिस्टर बना दीजिए। सारे मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडरशिप किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। उनकी लीडरशिप के अंदर सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, जो काम है मिनिस्ट्रीज का, मिनिस्टर्स का, ठीक है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इस इंसान को मिनिस्टर से मिनिस्टर ना बनाया जाए, मतलब इसको हटा दिया जाए अब, ठीक है, बहुत इसने मिनिस्ट्री की पोस्ट एंजॉय कर ली, तो इसको रिजाइन करना पड़ता है, फिर दूसरे इंसान को मिनिस्टर बना दिया जाता है ना। और काम भी जो है मिनिस्ट्रीज का, वो भी जो है प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है। ये इनके पास में पावर होती है कि अलग भी कर सकते हैं मिनिस्टर को, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है, जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं ना, जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो सारी मिनिस्ट्री को भी क्विट करना पड़ता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री जो होती है वो सब जुड़ी हुई होती है ना। तो सारी मिनिस्ट्री को भी क्विट करना पड़ता है। अगर कैबिनेट जो होते हैं मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, तो विद इन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो मोस्ट पावरफुल होते हैं वो हो जाते हैं कैबिनेट, हो जाते हैं कैबिनेट के भी अंदर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, ओके। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर की सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में देखे तो बढ़ती ही जा रही है ना। तो रीसेंट डिकेड में भी देखे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास में बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेजर रोल प्ले करते हैं ये पॉलिटिक्स में। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं कैबिनेट को, पार्लियामेंट को, अपनी पार्टी के थ्रू, मतलब कि इनकी पार्टी जो होती है वही रूलिंग पार्टी है, ठीक है। ये जो है रूलिंग पार्टी के लीडर हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो इनके जो एमपी हैं, रूलिंग पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं जितने भी, तो उनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर का होगा, है ना, लीडर का कंट्रोल होगा। तो मीडिया जो होती है वो भी कंट्रीब्यूट करती है इस ट्रेंड में, जो पॉलिटिक्स और इलेक्शन को जो है कंपटीशन बनाती है, ठीक है, टॉप लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। जैसे कि देखिए आम आदमी पार्टी के अभी जो फेस लीडर हैं, जिनका चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए फेमस है, केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, है ना। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी और जो भी है ना। और जैसे कि बीजेपी के लिए मोदी जी हैं, है ना। तो ये जो है लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के।
तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि यही जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर इनकी पार्टी पावर में आती है तो, ठीक है। इंडिया में भी हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स है हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि एक ही इंसान के पास में बहुत सारी पावर्स देखी जा रही है, जबकि ये सही नहीं होता है कि एक इंसान के पास में सबसे ज्यादा पावर हो, ठीक है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, है ना। इनके पास में बहुत ज्यादा पावर थी, ठीक है। इनके ना ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे पब्लिक को, है ना। इनका मतलब कि बहुत इन्फ्लुएंस था पब्लिक के ऊपर, क्योंकि एक तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, नया-नया आज़ाद हुआ। अब जो अपने लीडर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है जनता को कि वो हमारे देश को आगे लेकर के चलेगा, गरीबी हटाएगा, भुखमरी हटाएगा, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी है, उसको हटाएगा। या फिर हटाएगी, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं जनता की, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है, ये भी बहुत पावरफुल लीडर थी, है ना। और फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी हमारे यहाँ, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो इनके कंपेयर में अगर देखें कि कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट, तो बहुत ही पावरफुल थी इंदिरा गांधी, है ना। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर, जो पावर है ना प्राइम मिनिस्टर की, डिपेंड भी करती है उनकी पर्सनालिटी के ऊपर, पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन, है ना। कि अगर पर्सन जो है बहुत ही charismatic लीडर है, मतलब कि जो है वो पावरफुल है, ठीक है। उनके पास में लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए, तभी वो सभी लोगों को साथ में लेकर के चल सकते हैं, है ना। तो इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए लीडर के पास में, है ना। तो recent years में देखें, rise of coalition politics has imposed a certain constraint on the power of the prime minister। पर अगर coalition पॉलिटिक्स होती है, जैसे कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, दो तीन पार्टी ने coalition बना लिया, ठीक है। कोaliशन में क्या होता है कि अब इन सारी पार्टी को भी साथ में लेकर के चलना पड़ता है, तो उस लीडर के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है ना, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो इनकी पावर्स कम हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स, है ना। जैसे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी के रूलिंग पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, और वो उनके लीडर जो है जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके पास में डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है। पर कोalition पार्टी, जो कोalition गवर्नमेंट होती है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो कोई भी डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकते, है ना। मतलब कि लेते तो हैं डिसीजन, पर उनको सभी का ध्यान रखना पड़ता है ना। क्योंकि अगर कोalition टूटी तो गवर्नमेंट गिर जाती है, ओके। तो ये जो है डिफरेंट ग्रुप्स को, फैक्शंस को, उनकी पार्टी के सबको साथ में लेकर के चलना पड़ता है, अलायंस बना करके, है ना। He also has to heed to the views and the position of the coalition partners and the parties। तो इनको ध्यान देना पड़ता है, जो व्यूज होते हैं coalition partners जो हैं सब साथ में, जो coalition parties है ना, तो उनके मेंबर्स जो हो गए, अदर पार्टीज हो गई, तो उनका उनको ना उनके सबके व्यूज पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए ताकि उनकी गवर्नमेंट चल सके, है ना। अगर उन्होंने किसी को भी नाराज किया, तो ये लोग क्या करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे कि ये नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर हमको, गवर्नमेंट गई, फिर से इलेक्शन, फिर से ये सब फिर होता है ना। अब देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देख लिया, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लिया, है ना। अभी देखते हैं, व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज नॉमिनल पावर। तो हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, जो कि प्रेसिडेंट होता है, इनके पास में नाम के लिए पावर्स होती है, सारी पावर्स जो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि तुमको इस तरीके से काम करना है, मतलब ये काम करना है। पर जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, ठीक है। इनके पास में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर प्रेसिडेंट देखें इंडिया की, इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर लार्ज एक्सटेंट टू सेरेमोनियल। तो सेरेमनी के नाम पर सिर्फ नॉमिनल, नाम नाम के लिए बस पावर होती है, जैसे कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन है, तो उनके पास में सिर्फ नाम की पावर थी, वैसे ही हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट के पास में, है ना। क्योंकि ब्रिटेन जो है, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था, कॉलोनियल पावर्स दिए, है ना, तो इन्होंने हमें कॉलोनी बना करके रखा। तो इंडिया का जो है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सिमिलर है ब्रिटेन से, है ना, क्योंकि उन्होंने रूल किया था, वैसा कुछ वो एस्टैब्लिश करके गए थे, तो वही फैमिलियर था हमारे लोगों को ये समझ में आता था, तो यही चीज हमारे यहाँ चली आई, है ना। तो प्रेसिडेंट जो है सुपरवाइज करते हैं जो फंक्शनिंग होती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, है हमारे देश में, ताकि वो लोग जो है सब साथ में शांति से, हार्मनी के साथ में, है ना,
काम कर सके और अचीव कर सके जो ऑब्जेक्टिव है स्टेट का, मतलब इंडिया को आगे लेकर के चल सके, है ना? सभी लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये जो होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास में सिर्फ नॉमिनल पावर है, इसलिए इनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है। इलेक्टेड मेंबर्स जैसे कि एमपीज हो गए, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स जो कि लेजिस्लेटिव के हो गए, इलेक्टेड मेंबर्स जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स के हो गए, ठीक है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। जो प्रेसिडेंट के लिए जो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो इंसान खड़ा होता है, उसको मेजॉरिटी वोट चाहिए पड़ते हैं ताकि वो जीत सके, है ना? और प्रेसिडेंट बन सके। तो दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन सीन टू बी रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एट द सेम टाइम इसीलिए इसीलिए ना जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना वो चूज करते हैं हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं चूज करते हैं, है ना? तो ये जो है एमपीज और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं कभी क्लेम नहीं कर सकते कोई पॉपुलर मैंडेट जो होता है, दैट प्राइम मिनिस्टर कैन क्लेम। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने गए होते हैं, मतलब कि उनको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, पर वो जो है जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है जनता की विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, और उसी लीडर को देख करके, उसी पॉलिटिकल पार्टी को देख करके जनता ने वोट किया है एमपीज को भी, है ना? तो इनका पॉपुलर मैंडेट उतना नहीं होता जितना प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है? सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को होता है। दिस इंश्योर्स दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इसलिए ये सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो प्राइम प्रेसिडेंट होते हैं, ओके? और रियल जो होते हैं, रियल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो यही जो होता है ना, ट्रू पावर सेम इज ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो पावर्स भी होती है ना वो भी नॉमिनली होती है। इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है? यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है ना? तो प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम होते हैं, ठीक है? सारे काम जो होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। कोई भी कानून है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट का, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिया जाता है। कोई भी अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं उस पर्सन को भी, है ना? जैसे कि अगर देखें सीबीआई के जो हेड हो गए उनको भी, या फिर यूपीएससी के हेड हो गए, है ना? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बॉडी हो गई, ठीक है? या फिर सीवीसी हो गए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो इनके हेड भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, ठीक है? इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही तो करते हैं। दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ, अभी यहीं पर बताया कि जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के जो होते हैं उनको भी जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। गवर्नर जो होते हैं, जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट की तरह ही नॉमिनल पावर रखते हैं। इलेक्शन जो गवर्नर को अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स को, एम्बेसडर्स को दूसरी कंट्री में, तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट होते हैं प्रेसिडेंट ही करते हैं। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं सुप्रीम कमांडर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होते हैं। सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, है ना? तीनों डिफेंस फोर्सेस के ऊपर आते हैं कौन? प्रेसिडेंट आती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ये जो थे हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, है ना? तो इन्होंने, रामनाथ कोविंद जो है ओथ दिला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी को। अभी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है? अभी जो प्रेसिडेंट हैं, ओके? तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है? अभी यहाँ पर, बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दोज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पर प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, सारी पावर्स जो होती हैं उनकी एडवाइस वो लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और फिर उस हिसाब से काम करते हैं। प्रेसिडेंट जो है अपने मन से काम नहीं कर सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इनके अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट काम करते हैं।
प्रेसिडेंट ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है, आप लोग ना एक बार और ये जो एडवाइस दी है इसको दोबारा रिकंसीडर करो, ठीक है? पर प्रेसिडेंट को अगर वही एडवाइस दोबारा दी जाती है कि आपको ऐसे ही काम करना है, तो उनको इसको मानना पड़ता है, ठीक है? और नहीं मानेंगे तो वो संविधान के अगेंस्ट हो जाता है, तो ये मानना ही पड़ती है उनको एडवाइस, है ना? सिमिलरली अगर कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उसको असेंट देते हैं, मतलब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जब होता है तभी कोई बिल जो है वो कानून बनता है ना? इफ द प्रेसिडेंट वांट्स, अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो डिले कर सके, है ना, दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, वो ऐसा कर सकते हैं। प्रेसिडेंट उस बिल को असेंट देने के लिए कई सारे डिले कर सकते, मतलब कि बहुत टाइम लगा सकते हैं ना, कि उसको सिग्नेचर ही नहीं कर रहे, पड़ा हुआ है वो बिल, है ना? और प्रेसिडेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पर अगर प्रेसिडेंट उसको दोबारा उस बिल को भेजते हैं और पार्लियामेंट वही बिल दोबारा भेज देती है प्रेसिडेंट के पास में, तो उनको ये बाइंडिंग हो जाता है कि वो उस पे साइन करें ही करें, है ना? अब उसको वापस नहीं भेज सकते वो, ठीक है? सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली कैन डू, तो आप सोच रहे होंगे प्रेसिडेंट कर क्या सकते हैं अपने आप से, है ना? तो क्या वो कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर देयर इज वन इम्पोर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो कौन सी इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो कर सकते हैं ना? एक ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। जब पार्टी ना कोalition होता है, या फिर कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है किसी पार्टी के पास में, तब क्या होता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं किसी लीडर को, बोलते हैं ठीक है आप मेजोरिटी शो करो, ओके, और फिर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करो, है ना? तो प्रेसिडेंट उस पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसके पास में मेजॉरिटी होती है, या फिर कोalition में भी जिसके पास में मेजॉरिटी सपोर्ट होता है लोकसभा में, है ना? तो उसको अपॉइंट करते हैं। व्हेन नो पार्टी और कोalition गेट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जब किसी भी पार्टी और कोalition के पास में मेजॉरिटी नहीं होती है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट के पास में उनकी खुद की पावर आती है कि वो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, डिस्क्रिशन होता है उनके पास में। ओके, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लीडर जो उनके ओपिनियन में रहता है कि ठीक है ये जो है सही है, ये लोकसभा में मेजॉरिटी शो करता है, तो उसको अपॉइंट करते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में, असैसिनेशन के बाद में जो है राजीव गांधी जो आए थे, राजीव गांधी आए थे, हाँ। तो राजीव गांधी जो आए थे उनको बुलाया था और बोला था कि शो करो आप अपनी मेजॉरिटी, और फिर आप फॉर्म कर सकते हो गवर्नमेंट, है ना? तो ऐसे ही प्रेसिडेंट जो है जब किसी के पास में मेजॉरिटी नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट इसमें अपना डिस्क्रिशन शो कर सकते हैं और किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं कि ठीक है आप आकर के अपनी मेजॉरिटी शो करो और बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, मतलब कि फॉर्म कर लो गवर्नमेंट, है ना? तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट आस्क्स द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव द मेजॉरिटी, पर वो जिस लीडर को बुलाते हैं ना उसको अपनी मेजॉरिटी शो करनी होती है लोकसभा में कुछ टाइम पीरियड के अंदर, है ना? अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। ओके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट की नामधारी की पावर है, पर वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। अलग-अलग कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है ना? जैसे कि कई कंट्रीज जो है जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है बोथ स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों चीजें होती हैं। हमारे यहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। जैसे कि अगर यूएस में देखें तो सारी पावर्स जो है उनके प्रेसिडेंट के पास में है। मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल अगर देखें तो प्रेसिडेंट का, यूएस के प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली चुने जाते हैं जनता के द्वारा। ये जो है पर्सनली चूजेस एंड अपॉइंट्स ऑल मिनिस्टर, तो ये खुद से अपने सारे मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, इनके पास में बहुत पावर होती है। लॉ मेकिंग जो है स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग उनके जो लेजिस्लेचर करते हैं, जिसको कांग्रेस इन द यूएस कहते हैं। जो उनका जो लेजिस्लेचर होते हैं ना उनके, तो उनको कांग्रेस इन द यूएस कहते हैं। बट प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ, तो प्रेसिडेंट जो है किसी भी लॉ को वीटो कर सकता है, मतलब किसी लॉ को, किसी कोई कानून है उनको पसंद नहीं आया तो उसको क्या कर देंगे, वीटो कर देंगे, बोलेंगे खत्म, ये नहीं पसंद, है ना? तो इसको हटाओ। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन द कांग्रेस। जैसे कि हमारे यहाँ मेजोरिटी सपोर्ट देखना पड़ता है जो प्राइम मिनिस्टर का, है ना?
अगर वो मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिलता है उनको लोकसभा में तो वो खत्म, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ठीक है, तो पर प्रेसिडेंट जो होते हैं अगर यूएस में देखें तो उनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होता है मेंबर्स, जो कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं उनका, नाइदर वो आंसरेबल होते हैं इनके। ठीक है, तो ये जो है प्रेसिडेंट जो वहाँ के हैं वो किसी के लिए आंसरेबल भी नहीं है। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो आंसरेबल है जनता के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट में भी आंसरेबल है वो, लोकसभा में, है ना? तो ही हैज अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 इयर्स। जो अगर देखें तो यूएस के प्रेसिडेंट का 4 साल का फिक्स्ड टेन्योर होता है। जब वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और फिर इवन इफ हिज पार्टी डज नॉट हैव अ मेजोरिटी इन द कांग्रेस, अगर उनकी मेजोरिटी भी नहीं है, कांग्रेस उनकी अगर जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा ना वैसे उनकी कांग्रेस, तो अगर उनके पास में जो मेजोरिटी भी नहीं है तो भी उनको जो है अपना 4 साल का टर्म जो है कंप्लीट करते ही है वो, है ना? तो ये मॉडल जो है फॉलो किया जाता है लेटिन अमेरिका में। लेटिन अमेरिकन जो कि यूएस है ना, यूएस के नीचे मैक्सिको आता है, तो नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ना, यूएस, ठीक है, यहाँ हो गया कनाडा, यहाँ हो गया यूएस, यहाँ हो गया मैक्सिको। तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, है ना? तो ये जो है लेटिन अमेरिका है। फिर यहाँ पर आ जाता है क्या, साउथ अमेरिका। हम्म, तो लेटिन अमेरिका जो है और कई सारे जो एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज है, एक्स सोवियत यूनियन, ये जो रशिया है ना, पहले बहुत बड़ा था। ठीक है, इसमें से 14-15 कंट्रीज बाहर हो गई, है ना? 1990s में यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये जो है ब्रेक हो गया 15 या फिर 14 कंट्री में। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ी कंट्री निकल के आ गई रशिया। ठीक है, फिर दूसरी कंट्रीज निकल गई जैसे कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये डिफरेंट कंट्रीज निकल गई है ना? तो कई सारी इनको क्या बोलते हैं, एक्स सोवियत कहते हैं, एक्स सोवियत जो कंट्री है, तो वो गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इतनी ज्यादा पावर है इनके पास में, प्रेसिडेंट के पास में सेंटर में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। हमारे यहाँ यूके का मॉडल होता है, ठीक है, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ना इनके क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। कंट्रीज जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश मॉडल फॉलो किया जाता है जहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है ना? देयरफॉर हमारा सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, अभी देखते हैं जुडिशरी, जो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर देख लिया, एग्जीक्यूटिव देख लिया, अब देखेंगे हम जुडिशरी। लेट अस टर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। फिर से ये स्टोरी देखते हैं हम ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम की। इस टाइम हम देखते हैं कि अब जुडिशरी का क्या रोल था। ठीक है, आपने देखा था जो स्टोरी में कि सेटिस्फैक्ट्री एंड था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था यहाँ पर और सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था। इंदिरा सहानी केस था 1992 का, तो उस केस के बाद में जो है एक्सेप्ट किया था सभी लोगों ने जुडिशरी के डिसीजन को, है ना? जो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज पर डिसीजन दिया था, रिजर्वेशन से रिलेटेड मंडल कमीशन का जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको इमेजिन करना है कब हो, मतलब क्या होगा अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। इफ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर सुप्रीम कोर्ट नाम की चीज ही ना हो कंट्री में तो क्या होगा। इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर कोर्ट तो है, सुप्रीम कोर्ट तो है हमारे यहाँ, पर उनके पास में पावर ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट के एक्शंस को काउंटर कर सके या फिर जज कर सके। ठीक है, तो अगर देखें ना सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी उतने अच्छे से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, और जुडिशरी के पास में अगर पावर नहीं होगी प्रॉपर, तो पूरी पावर कहाँ चली जाएगी, गवर्नमेंट के हाथ में। फिर गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है, तो फिर डेमोक्रेसी कहलाएगी ही नहीं, वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी। इवन अगर जो हेड पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में भी, तो भी इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव फेयर वर्डिक्ट, अगर कोई जो ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में कि ये जो है फेयर वर्डिक्ट देंगे, है ना, तो क्या होगा, इवन इफ इट गिव द फेयर जजमेंट, अगर वो फेयर जजमेंट देते भी है, तो दोज हु अपील अप्लाई सॉरी those who appeal against the government order did not accept the judgment,
तो जिसने गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो अपील किया था वो एक्सेप्ट ही ना करे जजमेंट, तो क्या? तो ये सारी ना पावर्स दी गई हैं हमारे जुडिशरी के, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। तो उनका डिसीजन सबके ऊपर बाइंडिंग होता है, पूरे देश के ऊपर, हर एक कोर्ट के ऊपर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानना ही पड़ता है। ओके। और इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जजेस जो है किसी के फेवर में डिसीजन देते हैं, है ना। तो दिस इज व्हाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। तो जो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? गवर्नमेंट सब अपनी मनमानी करेगी और जनता की जो राइट्स है उनका वॉयलेशन करेगी। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। जितने भी कोर्ट हैं सभी लोगों को क्या बोलते हैं, सभी लोगों को साथ में लेकर के आ जाओ, उनको कहेंगे जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं पूरे देश के लिए होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं हाई कोर्ट, है ना, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होते हैं ये। हम्म। तो कई सारे हाई कोर्ट जो होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर होते हैं लोकल कोर्ट जो कि लोकल लेवल पर होते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर लोकल कोर्ट्स होते हैं, तो सबसे ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये है सिस्टम। और हमारे यहाँ जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट भी होती है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है सारे कंट्रोल करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे देश में चलता है। सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इनके डिसीजन जो है सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस। कोई भी डिस्प्यूट होता है जैसे कि सिटीजन के बीच, सिटीजन जो है उनके बीच में, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो होता है डिस्प्यूट, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरी की और स्टेट लेवल पर उन पर डिस्प्यूट जो हो जाता है। तो ये सारे डिस्प्यूट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट हैंडल करते हैं, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अगर जो लोकल कोर्ट में उनको लगता है किसी को कि यहाँ पर हमें जस्टिस नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास वो जा सकते हैं, है ना। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सिविल एंड क्रिमिनल केसेस दोनों में। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट में जो जो डिसीजंस, मतलब जो हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं उसके अगेंस्ट में अपील जाती है इनके पास में कि हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि ये जो है किसी कंट्रोल नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब कि जुडिशरी पर किसी भी लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, किसी का भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का या फिर लेजिस्लेचर का। जो जज होते हैं वो डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जज जो है गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलते हैं कि गवर्नमेंट बोले कि वही करना पड़ेगा, वो अपने विशेष के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। सॉरी, जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में उसकी विश के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं जजेस। जो जनता के लिए सही है, जो संविधान के अकॉर्डिंगली सही है वही करते हैं। दैट इज वाई जो सारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है उनके पास में कोर्ट होता है जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसलिए ज़रूरी होता है डेमोक्रेसीज में। तो सारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कोर्ट्स होते हैं जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। इंडिया हैज़ अचीव दिस। तो इंडिया में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स होते हैं। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट पे तो ट्रस्ट हो ही सकता है, भले हाई कोर्ट पे भी हो सकता है, दूसरे कोर्ट पे ना हो अगर किसी को। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करके अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 124 आर्टिकल के थ्रू जो है जो अपॉइंट किया जाता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और 217 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है ना।
तो इसको कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इन प्रैक्टिस इट it now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Court। अगर प्रैक्टिस में देखें तो ऐसा चलता है कि सीनियर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सिलेक्ट करते हैं नए जजेस जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो बहुत ही कम जो कोलोजियम सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कोलोजियम सिस्टम में जो हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनकी रिकमेंडेशन जाती है कोलोजियम सिस्टम की गवर्नमेंट के पास में। फिर गवर्नमेंट जो होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करते हैं जजेस को। तो बहुत ही कम स्कोप है कि इंटरफेरेंस हो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। सबसे सीनियर जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। वन वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब पर्सन जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का, तो इम्पॉसिबल होता है उसको रिमूव करना। बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है उनको रिमूव करने का। जैसे कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, वैसे ही सेम तरीके से जो जजेस होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है ना, अगर हटाना होता है तो। जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय ओनली इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट मोशन जो कि 2/3 मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, उनसे पास करवाया जाता है। मतलब कि राज्यसभा लोकसभा से शुरू हुआ तो लोकसभा से पहले पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा से शुरू हुआ तो वो लोकसभा में जाएगा, और जब ये मोशन जो है ये पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट जो है रिमूव करते हैं, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी जज को रिमूव किया, प्रोसेस चलाया गया था पर रिमूव नहीं कर पाए थे, है ना। तो जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। तो अगर जुडिशरी देखें इंडिया में, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल दिया जाता है वर्ल्ड में, इतनी पावरफुल जुडिशरी है इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके पास में पावर है कि वो संविधान को इंटरप्रिटेट कर सके। द इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया कि संविधान में क्या लिखा है, ठीक है, उसका जो है मीनिंग समझा सके लोगों को। संविधान में जैसे कि आर्टिकल 21 है, तो उसकी उसको और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है। इसकी डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी कि आर्टिकल 21 में अगर राइट टू लाइफ है ना, तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी है, राइट टू हेल्थ भी है, ठीक है, राइट टू गेट जस्टिस भी है। तो कई सारी चीजें हैं। तो ये किसने बताया? ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लाइफ से इतनी सारी चीजें कनेक्टेड हैं, है ना। तो इस तरीके से वो इंटरप्रिटेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हमारे। ये जो है डिक्लेयर कर सकते हैं जो हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, किसी भी लॉ को जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव को, कि ये जो है यूनियन लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे अगर कोई लॉ जो है, कोई भी एक्शन है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी कानून जो है संविधान के खिलाफ है, ठीक है, जनता के खिलाफ है, तो उस कानून को नल एंड वॉइड कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, ठीक है, कि ये कानून नहीं बनेगा, है ना, मतलब ये खत्म, ये नहीं लगेगा। जैसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया, जिसमें गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल था, किसमें? जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। जजेस को अपॉइंट करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था। तो इसको ना नल एंड वॉइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का वॉयलेशन कर रहा था। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव जो है इन्वॉल्व हो जाती इसमें, जो अपॉइंटमेंट में जजेस के, तो क्या होता है फिर, जजेस जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का वायलेशन हो रहा था, इसीलिए इसको खारिज कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। तो इसलिए ना, दस दे कैन डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन। सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट, जुडिशरी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखती है किसी भी लेजिस्लेशन का, एक्शन का, जो एग्जीक्यूटिव ने लिया है कंट्री में। मतलब कि देखते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, है ना, कोई भी एक्शन जो है एग्जीक्यूटिव का। अगर इनके पास में कोई चैलेंज किया जाता है कोई भी कानून, तो उसको ना फिर वो देखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या इसमें क्या गलत चीजें हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना, ठीक है, किसी कानून की, है ना, लेजिस्लेशन की, या जो उनके पास में चैलेंज किया गया, तो उसको जुडिशियल रिव्यू करते हैं कि जुडिशरी उसको रिव्यू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, रूल दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट।
तो 24 अप्रैल था कल, ठीक है? तो 24 अप्रैल 1973 की ही बात है, ठीक है? जब केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि कोर प्रिंसिपल, कोर वैल्यूज जो है पार्लियामेंट की, उसको आप चेंज नहीं कर, सॉरी पार्लियामेंट की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की कोर बेसिक प्रिंसिपल, जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गए, बेसिक चीजें क्या हो गई संविधान की, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, है ना, जो सिटीजन को दिए गए हैं अधिकार, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, है ना? तो कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान के, है ना? तो यहाँ पर यही बोला गया है, कोर और बेसिक प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन के ये लोग चेंज नहीं कर सकते पार्लियामेंट, ठीक है? कुछ चीजें चेंज कर सकती है पार्लियामेंट, पर अगर वो चीज जो है संविधान के खिलाफ है ना, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो वो जो है पार्लियामेंट जो है अगर उसने ऐसा किया है तो उस चीज को खारिज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसको खत्म कर देते हैं, है ना? तो बेसिक स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट के ऊपर पावर लेकर के आ गई थी सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट ने बोला आप ये तो बता दो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ना ये केस टू केस डिसाइड करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो मतलब आप देख रहे हो गवर्नमेंट की पावर ही नहीं रही फिर। तो पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अलाउज इट टू एक्ट एज द गार्डियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो पावर है जो जुडिशरी की है ना, और जो इंडिपेंडेंस है, तो उसकी वजह से गार्डियन होते हैं फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स हमने आपको पढ़ाए हुए थे पहले, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आते हैं, जो बेसिक राइट है, मौलिक अधिकार है, जो सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में हम देखेंगे सिटीजन जो है हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट टू सीक रेमेडी इन द केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट। तो हम देखेंगे किस तरीके से जो है सिटीजन के पास में अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनका कोई वायलेशन होता है, उनके राइट का हनन होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, तो ठीक है। रीसेंट ईयर्स में देखें तो कोर्ट जो है सेवरल जजमेंट दिए, उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए ताकि प्रोटेक्ट कर सके पब्लिक के इंटरेस्ट को। कई सारे जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, है ना, कोर्ट के, कि जो है जनता के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, मानव अधिकार को प्रोटेक्ट कर सके, है ना? तो कई सारे यहाँ पर जजमेंट आए। एनीवन कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। कोई भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट में अगर पब्लिक इंटरेस्ट का हनन होता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के एक्शन से, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन लिया जिससे जनता का जो है नुकसान हो रहा है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट का हनन हो रहा है, तो इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली जाती है, जैसे कि कई सारे जो है ऐसा कोई कानून आ गया जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा बॉन्डेड लेबर हो रहा है, बधुआ मज़दूरी करवाई जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल डाल सकता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा मानवाधिकार हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस। तो गवर्नमेंट अगर मिसयूज करती है अपनी पावर का, तो कोर्ट यहाँ पर इंटरवेन करते हैं, तो चेक एंड बैलेंस लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट लगाते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट की पावर पर, कि गवर्नमेंट जो है अपने दायरे से जाकर के काम न बाहर काम ना करे, है ना? तो वो लिमिट्स में रह करके काम करे, जनता के वेलफेयर के लिए काम कर सके। ये चेक करते हैं मैल प्रैक्टिसेस जो होती है, पब्लिक ऑफिशियल्स जो करते हैं गलत काम, अगर कुछ करता है पब्लिक ऑफिशियल, तो उसके अगेंस्ट भी जो कोर्ट में जाया जा सकता है ना? दैट इज वाई जुडिशरी के पास में जो हाई लेवल कॉन्फिडेंस है लोगों का, मतलब कि लोग जो है जुडिशरी पर ट्रस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, जुडिशरी पर, है ना? तो हाई कोर्ट पर भी, क्योंकि जनता को पता है कि ये जो है गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाएंगे और ये हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना? वॉयलेट नहीं होने देंगे। ओके, ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री जस्टिस जीएस खेखर एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट टू श्री राम रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पर क्या होता है कि नए प्रेसिडेंट आते हैं ना, प्रेसिडेंट को वोट दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वोट दिलाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर वो ऑफिस में, मतलब कि ऑफिस होल्ड करने से पहले ओथ ली जाती है। ओके, अब हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए।